Dear students, welcome you all in your own YouTube channel Kritika Study Point. And today we will learn the first poetry of your book, First Flight, Dust of Snow. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपकी फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोइट्री डस्ट ऑफ स्नो। और इसके जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन पोइट हैं। इनकी एक कविता आप लास्ट ईयर क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, द रोड नॉट टेकन के बारे में। और इस कविता के बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर के अंत तक। इसके साथ साथ इसकी पोएटिक डिवाइसेज, इसमें कौन से मीटर पैटर्न यूज किया गया है, राइमिंग स्कीम क्या है बेटा, उसके साथ साथ ये किस तरह की कविता है। तो प्यारे बच्चों, बिना डिले किए इसे हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। और ये पोइट्री है, मैंने बताया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री है डस्ट ऑफ स्नो। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? तो एक अमेरिकन पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो ये कविता पब्लिश हुई है वो न्यू हैम्पशायर नाम की एक कलेक्शन आई थी उनकी 1923 में। 1923 का ईयर है और उसमें उनकी कविताओं का एक संग्रह आता है जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर। और इसी का जो प्रोमिनेंट कविताएं थी, तो आप इनकी जो मास्टरपीस कविता मानी जाती है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, इसमें ही जो है यह हमारा फायर एंड आइस भी इसका पार्ट था। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये जो है 3 प्रमुख कविताएं थी इनकी न्यू कलेक्शन, न्यू हैम्पशायर जो नाम की कविता था। 1923 में यह प्रकाशित हुई थी और इसी कलेक्शन पे ही पुलित्जर प्राइज के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को चुना जाता है। पुलित्जर प्राइज साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक अद्वितीय कविता, एक एक्सट्रीम और एक एक्सीलेंट कविता डस्ट ऑफ स्नो। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं बच्चों आपको कि किस तरह की कविता है। तो कविता के फॉर्म को बात करूं तो ये एक शॉर्ट पोएम है बच्चों, शॉर्ट पोएम है, छोटी सी कविता है। और इसको जो है 4 लाइन की जो ये स्टेंजा बनी हुई है, ठीक है। 4 लाइन की स्टेंजा जो होती है उसको बेटा हम क्वार्टरेंस कहते हैं, QUATATRAINS, क्वार्टरेंस कहते हैं। कविता क्या है? तो कविता हमारी शॉर्ट वर्ब है, ठीक है। और 2 क्वार्टरेंस हैं इसके, 4 लाइन की जो है 2 स्टेंजा है इसमें, ठीक है। इसको क्वार्टरेंस कहते हैं। 4 लाइन स्टेंजा को हम क्या कहते हैं? क्वार्टरेंस कहते हैं। तो इसमें देखना, इसकी राइमिंग जो पैटर्न आएगी उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम इसमें सीधे जो इसके एक्सप्लेनेशन पे, और एक्सप्लेनेशन के बाद पे हम आएंगे कि इसकी मीटर पैटर्न क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज की गई हैं। तो कविता के स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी इसकी एक तरह से बैकग्राउंड बताऊं। इसमें कोई बैकग्राउंड जो है मतलब यूज नहीं किया गया है। एक इमेजरी के थ्रू जो है पोइट ने सीधे स्टार्ट कर लिया है। किससे? तो द वे अ क्रो। सबसे पहले मैं बताऊं कि पोइट जो है बेटा उस तरह की वुमेन्स पे, वुमेन्स मतलब होता है जो शकुन और अपशकुन हम मानते हैं ना लाइफ में। कुछ चीज़ों को हम हमारे अपने समाज में हमने देखा है, प्रायः अनुभव किया है कि बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने क्लासिफाई कर लिया है। क्या? एक बैड वुमेन, गुड वुमेन के तौर पे, यानी शकुन अपशकुन के तौर पे चीज़ों को जो है उन्होंने अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार क्लासिफिकेशन उसका कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है। लेकिन उस पर जो है एक कड़ा प्रहार करता हुआ यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रियलिस्टिक पोइट थे, जो कुछ चीज़ें उनको लाइफ में उन्होंने महसूस किया था, एज इट इज़ अपनी कविताओं में रखने की कोशिश किया। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब होता है बेटा टाइनी पार्टिकल, ठीक है। और स्नो का मतलब होता है क्या? बर्फ। तो बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स हैं, एस्बेस्टस भी कह सकते हैं उन्हें, वह हमारी कविता की टाइटल है, ठीक है। ये टाइटल है हमारी कविता का डस्ट ऑफ स्नो। और क्यों इसको ही जो रखा है, तो क्यों डस्ट ऑफ स्नो ही इसकी टाइटल पड़ी है?
यह चीज़ क्लियर हो जाएगी बच्चे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो द वे अ क्रो, अब यहाँ पे कह रहा ना एक स्पेसिफिक वे है। वे मतलब यहाँ रास्ता नहीं होता है, रास्ता नहीं है, बट यहाँ पर एक तरीके से मतलब है बच्चों कि द वे अ क्रो, कि जिस तरीके से एक क्रो क्या हुआ, मीन पोइट जो है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बच्चे इमेजरी पोइट जो है यूज कर रहा है कि ठंड का मौसम है, ठीक है बच्चे, और पूरी तरह से यूरोपियन कंट्री मीन इवन अमेरिका और न्यू हैम्पशायर, ये तो जो है हमारा पोइट का जन्म जो है अमेरिका में हुआ था, लेकिन वह जो है कुछ समय बाद अपनी लाइफ में वह इंग्लैंड में सेटल हो गए और वहाँ पर न्यू हैम्पशायर में रह करके अपनी जीवन जो है बिताते हैं। तो वहाँ पर जो है यूरोप, इंग्लैंड एक्चुअली यूरोप में पड़ता है और यूरोप में ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फ़ पड़ जाता है। तो चारों तरफ जो है स्नो ही पड़ा हुआ है, पेड़ से लेकर के हर एक चीज़ें जो है, चाहे वो मैन मेड थिंग्स हों या जो है नेचुरल हों, वो सारी की सारी चीज़ें जो है बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और पोइट जो है पूरी तरह से मेलंकलिक मूड में, ग्लूमी मूड में जो है गुजर रहा होता है, अपने रास्ते से जा रहा होता है और ये सोचता है ना कि आज का पूरा दिन ही जो है बेकार रहा है, ठीक है। यही सोचते हुए जा रहा है। ये कभी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ से जो आपने जान लिया कि कैसे उसका मूड बेकार ही था। तो बेटा आगे चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। अभी हम जो है ये दिमाग में बैठा के चलते हैं कि पोइट जो है बिल्कुल उदास है, निराश है और ये सोचता हुआ जा रहा है कि वह आज का जो दिन है वह पूरी तरह से बेकार है। यही सोचते हुए जाता है। तब तक एक हेमलॉक का पेड़ होता है और हेमलॉक का जो पेड़ होता है, हेमलॉक को भी एक तरह से नेगेटिव सिंबल माना गया है। हेमलॉक का पेड़ एक तरह से पॉइजनस ट्री होता है बेटा, ठीक है। तो उसमें वाइट कलर के जो है फ्लावर्स लगे होते हैं। तो हेमलॉक ट्री भी पूरी तरह से बर्फ से जो ढका हुआ है। जब पोइट वहां पहुंचता है उसके नीचे, तो वहां पर ये चीजें क्लियर नहीं है पहले से कि जो क्रो है वह पहले से बैठा है या उसके पहुंचने की वह जस्ट उसके नीचे पहुंचता है तब क्रो आता है। ये चीजें क्लियर नहीं है हमारी कविता में। यह चीज अपने दिमाग में बैठा करके चलना। अब कविता का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं बच्चे कि द वे, कि जिस तरह से, यानी एक स्पेसिफिक वे है क्या, क्रो का, ठीक है। सुक डाउन ऑन मी, क्या हुआ, शुक मतलब हिलाया, डाउन मतलब जो है उसके हिलाने से मेरे ऊपर, नीचे क्या हुए, जो टाइनी पार्टिकल्स थे किसके, स्नो के। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री से वह टाइनी पार्टिकल्स जो स्नो के थे वह मेरे ऊपर जो क्या हुए, गिरे। तो इस 4 लाइन का जो स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा बेटा, फर्स्ट जो क्वार्टरेन है, ये कह रहा है कि जो ही पोएट उस हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंचा तो जो क्रो था उसके मूवमेंट से जो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर पड़ी हुई जो बर्फ थे उससे उसके कुछ पार्टिकल जो है वह क्या हुआ, उसके जो फ्लैक्स थे, स्नो फ्लैक्स थे, वह जो है स्प्रिंकल्ड होते हुए वह इसके सर पे गिरे, किसके, पोइट की। अब इसके गिरने से क्या होता है बच्चे, सेकंड क्वार्टर में हम समझते हैं, सेकंड जो स्टेंजा है हमारी 4 लाइन की, उसमें समझते हैं, कह रहा ना, हैज गिवन माई हर्ट। और इस इंसिडेंट ने यह पोइट के पूरी तरह से हर्ट को, उसके जो है मीन मूड को, हर्ट से मतलब जो है यहाँ बच्चे मूड से है, उसके मूड को पूरी तरह से बदल दिया। और चेंज ऑफ मूड, यहाँ कह रहा ना कि उसकी पूरी तरह से जो सोच था, जो एक परसेप्शन बना करके चल रहा था कि नहीं आज का जो हमारा जो दिन है वो पूरी तरह से बेकार जाएगा, लेकिन उसने उसके परसेप्शन को जो है पूरी तरह से यहाँ बदल देता, उसकी मूड को जो बदल देता, जो वह निगेटिव मूड में है उसके अंदर पॉजिटिविज्म लाता है, उसके अंदर सकारात्मकता ला देता है। और क्या होता है, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो किसका पार्ट, तो डे का पार्ट बेटा, ऑफ ए डे यहां दे रहा है ना कि उसने बचा लिया। क्या बचा लिया, इस इंसिडेंट ने क्या, उस स्नो का के पार्टिकल का पोएट के सर पे गिरना, उस इंसिडेंट ने उसके उस दिन के उस पार्ट को बचा लिया।
आई हैड रूड, जिसके बारे में वो पश्चाताप करता हुआ जा रहा था कि आज का दिन जो है बहुत ही मनहूस है, बहुत ही अपशकुन है, इससे जो है मतलब आज कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो इस छोटे से इंसिडेंट ने उसकी पूरी तरह से उसके मूड को बदल के रख दिया। तो ये बदलने वाले कौन है? तो दो फैक्टर्स हैं बच्चे, दो यहां पर जो है कौन है, और दोनों को निगेटिव हम वेमेन मानते हैं, बैड वेमेन मानते हैं। क्या? एक तो क्रो है और दूसरा हेमलॉक ट्री है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों के दोनों निगेटिव सिंबल माने गए हैं, लेकिन यहां पर पोएट के लाइफ में यहां पर वो बदलाव लाते हैं, और ये पोइट जो है इस चीज से यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि नेचर ने कुछ भी ऐसी चीज नहीं बनाई है जो कि बैड हो या गुड हो। वह हमारी टाइम पे डिपेंड करता है कि वह टाइम जो है कैसी है, या हमारी लाइफ में किस चीज की जरूरत है। तो कुछ भी वी शुड नॉट टेक एनीथिंग एज ए ग्रांट, एज ए निगेटिव और पॉजिटिव। एवरीथिंग इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन इन आवर लाइफ। तो सब कुछ जो है ना हमारी लाइफ में, वह हमारे मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसे हम उसे ले रहे हैं। तो कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिविटी में बदल जाती हैं, और कभी कभी नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर जाता है। तो ये था बेटा हमारा एक्सप्लेनेशन जो है इस 2 क्वाड्रेंट्स का, 4 लाइन की जो 2 स्टेंजाज थी उसमें जो है। अब यहां पर हम आते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो देखना बच्चों, क्रो, ठीक है, स्नो, फर्स्ट लाइन अटैच टू द थर्ड लाइन, वाइल मी ट्री। तो यहां पर जो है बच्चे फर्स्ट लाइन सिंक कर रहा है थर्ड लाइन को, और सेकंड लाइन सिंक कर रहा है फोर्थ लाइन को। तो इसको हम फर्स्ट लाइन को ए मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में एक्चुअली क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, इसलिए हम इसको जो है बी मानते हैं, ठीक है। अब फिर से क्रो, स्नो, तो जैसे साउंड आ रहा है तो फिर ए जैसे ही साउंड यहाँ आ रहा है, तो इसको हम फिर से ए मान लेते हैं। और यहाँ है मी ट्री, तो ये फिर से बी जैसे साउंड आ जा रहा है, तो इसको भी हम बी मान लेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से राइमिंग हम जो है क्या करते हैं, फाइंड करते हैं किसी भी पोइट्री की। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा के बारे में देखते हैं। हर्ट, पार्ट, मूड, रूड। तो यहाँ पे क्या है, अर्ट, पार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ फिर से ए, फिर यहाँ पर जो है आपको ए मिलेगा थर्ड लाइन में। मूड ये एक्चुअली बदल चुका है बी, तो यहाँ भी बी। यानी पूरे पोएट्री में अगर आपको राइमिंग स्कीम देखने को मिलेगा तो वह क्या है बच्चों, तो ए बी है, ठीक है, ए बी। तो राइमिंग स्कीम हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। अब हम बात करेंगे अदर लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं। और उस लिटरेरी डिवाइसेस से पहले मैं आपको इसके मीटर बता दूं कि मीटर क्या होता है। तो मीटर बेटा, पोएट्री जो होती है ना वह फीट या फुट में लिखा जाता है। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड साउंड का एक सेट होता है, और उसके अनुसार पोएट्री को जो है कंपोज किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि साइलेबल शब्द में उसके पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट जो है उसके स्ट्रेस्ड होते हैं और कुछ जो है अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का कह सकते हैं कि वर्ड के ही अंदर, जैसे कोई लेंदी वर्ड है या कोई कंबाइंड वर्ड है, तो उसमें ही एक पार्ट जो है हमारा स्ट्रेस्ड का होता है और एक जो है अनस्ट्रेस्ड का होता है। तो एक पार्ट यानी कि वर्ड का ही पार्ट को हम सिलेबल कहते हैं, सिलेबल। तो यहां पर देखेंगे कि एक तरह से खुद ये वर्ड है द वे और क्रो। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये अनस्ट्रेस्ड है, और ये क्या है, स्ट्रेस्ड है। ये अन है, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड है, और ये क्या है, स्ट्रेस्ड है। ये जो है अनस्ट्रेस्ड है, फिर ये स्ट्रेस्ड है। तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का जो सिलेबल का सेट होता है ना बेटा, उसको हम आयम्बिक जो है मीटर कहते हैं, आयम्बिक मीटर। तो एक्चुअली कितना सेट हो रहा है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड एक सेट हो गया, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड 2 सेट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं आयम्बिक डायमीटर।
पूरी पोएट्री जो है आयम्बिक डायमीटर में लिखी गई है, तो ये रहा आपका मीटर। अब हम लास्ट में आपकी डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइस के बारे में, तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई हैं। तो इस पूरी कविता में आपका इन्वर्जन देखने को मिलेगा। इन्वर्जन क्या है? तो इन्वर्जन बेटा ऐसी चीज होती है क्या जो पोएम में केवल राइमिंग को सेट करने के लिए ना, राइम सेट करने के लिए सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया जाता है, यानी कि उल्टा सीधा जो है उसके सेंटेंस को बैठा दिया जाता है, तो उसको हम इन्वर्जन कहेंगे। आप देख सकते हैं जैसे पोएम में सुक डाउन ऑन मी, ओके, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, मीन यहां पर जब आप देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो क्या, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यहां पर जब कोई वर्ब यहां ला दिया गया है, और जबकि इन दो लास्ट की लाइन में, ठीक है, वर्ब यहां पे सुक कर दिया गया है, और लास्ट की दो लाइन में इसको ऐसे बैठाया गया है ताकि ये स्नो ट्री मी क्रो ऐसा आ सके। इसको हम कहते हैं ना कि जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में केवल राइम सेट करने के लिए उसके स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ किया जाए तो उसको हम इन्वर्जन, लिटरेरी डिवाइस या फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बात करते हैं ना कि एक सिंगल डायलॉग, सिंगल सेंटेंस है, शुरू से लेके अंत तक कहीं भी जो है फुल स्टॉप नहीं किया गया, यूज नहीं किया गया है। ये लास्ट में जब फुल स्टॉप यूज किया गया है ना, तो ये उसकी मोमेंटम को बिल्ड करता है। किसके मोमेंटम को? यानी कि जो पोएम की जो फ्लो है ना उसको स्टॉप नहीं किया गया है कहीं पे, उसकी जो मीनिंग है ना वह शुरू से लेकर के लास्ट तक चली आ रही है। यह सिंगल डायलॉग में जो यूज किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं इंजैममेंट। इंजैममेंट पोइट इसलिए यूज करता है, और उस इंजैममेंट उसको कहते हैं जब कविता की पहली लाइन या दूसरी लाइन का जो अर्थ होता है वह दूसरी तीसरी लाइन में कंप्लीट न हो करके जब वह फर्दर चलता जाता है ना, तो वह हमारा जो इंजैममेंट होता है। और इंजैममेंट पहचानते कैसे हैं? जब उसमें कोई फुल स्टॉप इसमें न दिया हो, ठीक है, तो वह हमारा क्या होता है? इंजैममेंट होता है। इंजैममेंट किसको कहेंगे बेटा? कि इंजैममेंट ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जब कविता की पहली लाइन में उसका अर्थ पूरा नहीं होता है और यह जो है फर्दर दूसरी तीसरी चौथी लाइन तक चलती जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो हमारा इंजैममेंट फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको जो है इंजैममेंट फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गया होगा। तीसरा जो लिटरेरी डिवाइस हम डिस्कस करेंगे बेटे इमेजरी के बारे में। इमेजरी है क्या? तो आप इस पूरी कविता में देखेंगे यहां पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वह सिंपल इमेजरी यूज किया गया। इमेजरी होता क्या है? ऐसी इमेज, ऐसे पिक्चर, ऐसी चीजें हम देख चुके होते हैं, और पोएट जो है अपनी कविता की लाइनों में इस तरह से यूज करता है जिससे हम रीडर्स को मजबूर कर देता है ऐसी चीजों को इमेजिन करने को लेकर के, तो वहां पर इमेजरी होता है। जैसे इसमें पोएट ने क्या किया है कि क्रो जो है ना, जिस तरह से वो क्या करता है, हेमलॉक ट्री से जो डस्ट के स्नो के जो पार्टिकल्स है ना उसको क्या करता है? स्कैटर करता है, स्प्रिंकल करता है। तो उस सीन को ये जब यूज करते हैं ना, तुरंत हम अपने मन में ऐसा इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा इमेज बना लेते हैं कि अच्छा ऐसा हेमलॉक ट्री है, उस चारों तरफ बर्फ ढका हुआ है, एक क्रो है ऊपर से क्या कर रहा है, ऐसे जब मूवमेंट किया जिस तरह से क्रो जो है पानी में बैठ करके ऐसे जो है अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं ना, तो जिस तरह से वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना चारों तरफ बिखरते हैं, ठीक वैसे ही जो है वह स्नो के पार्टिकल्स बिखरे होंगे, ऐसा ही स्कैटर किया होगा। तो ऐसी चीजें हम इमेज कर लेते हैं, ये हमारा होता है इमेजरी। ठीक है बच्चे, तो इमेजरी वह लिटरेरी डिवाइस है जो चीज हम पहले से देख चुके होते हैं, उसका अनुभव कर चुके होते हैं, और पोएट जो है ऐसे वर्ड्स के माध्यम से ऐसे सीन को जो है हमें इमेजिन करने के पर मजबूर करता है, तो वहां पर हमारा इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगला है बेटा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में आप देखेंगे सुट डाउन। एलिट्रेशन होता क्या है? तो एलिट्रेशन जो रिपीटेशन ऑफ साउंड है उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो सुक डाउन ऑन मी, तो यहां पर आप देखेंगे
क्रो सुक डाउन ऑन मी, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो यहां पर जो है एलिट्रेशन नहीं है, एलिट्रेशन बेटा यहां है हैज हर्ट, ठीक है, हैज गिवन माई हर्ट। तो यहां प्रोमिनेंट साउंड है ना बेटा जो रिपीट किया है, एच एच रिपीट किया है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा रिपीटेशन किसका हो रहा है, एच साउंड का हो रहा है, तो यहां पे एलिट्रेशन है। उसके अलावा सेव्ड सम पार्ट, ठीक है, तो यहां पर भी हमारा एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन कहां कहां हुआ, यानी कि सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में जो है एलिट्रेशन यूज किया गया। एलिट्रेशन होता क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सिमिलर साउंड का जब रिपीटेशन होगा तो वहां एलिट्रेशन होता है। अगले लिटरेरी डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिटरेरी डिवाइस है बेटा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म होता क्या है, यानी ऐसी चीजों का यूज करना, दो ऐसी चीजें या एक ऐसी चीज का यूज करना और उसको रिप्रेजेंट करते हुए, जैसे आप लास्ट ईयर आप एक इनकी सेम पोएट की एक पोएट्री पढ़े थे, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन में आपने दो रोड्स जो है देखा, टू रोड्स। वो टू रोड्स क्या थे, वह रोड्स नहीं थे, वह मेटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, ये दो जो है ना वे ऑफ लाइफ था, और वे दोनों रोड जो है सिंबोलिज्म थे, सिंबॉलिक थे, ठीक है। वैसे ही यहां पर जो है क्या है, ये क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों के दोनों स्टैंड कर रहे हैं किसको, डिजेक्शन को लेकर के, ग्लूम को दर्शा रहे हैं, डिप्रेशन को का सिंबॉलिक है, और उसके साथ साथ इन ऑस्पिशियस चीजों को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन, हेमलॉक ट्री और क्रो, ठीक है बच्चे। तो ये चीजें हमारी जो है क्या होती हैं, सिंबॉलिक जो है हो गई, सिंबॉलिज्म जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है पोइट ने। तो सिंबॉलिज्म क्या होता है, एक चीज के माध्यम से दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करना। तो यहां पर क्रो और हेमलॉक ट्री इन ऑस्पिशियस चीजों को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि पोइट ने क्यों नहीं स्पैरो को ले लिया, क्यों नहीं पीजन को ले लिया, क्यों नहीं पीकॉक को ले लिया, और क्यों नहीं यूरोपियन पोएट्स का सबसे जो प्रसिद्ध जो बर्ड है नाइटिंगेल, उसको क्यों नहीं यूज कर लिया। तो क्वेश्चन यहां पर बनता है, लेकिन यहां पर बात थी किसको, बैड ओमेन को दिखाने को लेकर के, यानी कि निगेटिव चीज को दिखाना था, तो क्रो को लिया। और ट्री में भी जो है आम, पीपल, पाकड़, इन सबको नहीं लिया, बल्कि हेमलॉक को लिया, जो कि एक निगेटिव सिंबल है, जो एक पॉइजनस ट्री है, उसको लिया, क्योंकि उसे एक मैसेज देना था कि कभी कभी क्या है, जो निगेटिव चीजें होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पॉइजन का भी यूज बेटा ड्रग्स के रूप में होता है, मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार हर चीज की परिभाषाएं बदल जाती हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता है। चलो बेटा आगे चलते हैं हम। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर है, और मेटाफर जो है आप जानते हैं एक एम्प्लॉयड सिमिली होती है, विदाउट कंपेयरिंग वर्ड्स, दो चीजों के बीच में जो है कंपेयर किया जाता है। तो यहां पर जो है हमारा हेमलॉक ट्री जो है वह क्या किया गया है, उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, जो है सॉरी स्नो का जो है कंपेयर किया गया है डस्ट के साथ। और डस्ट क्या है, डस्ट जिस तरह से उसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक वैसे स्नो के जो है वह फ्लैक्स है ना, जो पार्टिकल हैं, तो उनको जो उनके साथ उसकी तुलना की गई है, और बिना किसी फिगर ऑफ स्पीच का बिना किसी कंपेयरिंग वर्ड्स का इन दोनों के बीच में तुलना किया गया है। सिमिली और इसमें अंतर यही होता है कि उस सिमिली में कंपेयरिंग वर्ड्स यूज किया जाता है, एज, जस्ट एज, सच एज, लाइक, बट यहां पर मेटाफर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सीधे सीधे उसका रूप दे दिया जाता है कि कैमल इज द सीप ऑफ डेजर्ट, महाराजा रणजीत सिंह वॉज द लायन ऑफ पंजाब, ठीक है। ऐसे सीधे सीधे उसकी जो रूप दे दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम बेटा एक अलग सा फिगर ऑफ स्पीच, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एकदम बड़ा सा जो है वीपन है, हथियार है, और गागर में सागर भरते हैं इसके ही माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसका नाम है सिंकोडिच, ठीक है। सिंकोडिच क्या होता है कि एक चीज को प्रूव करने के लिए ना, एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट तरीका अपनाना जो है,
उसको हम कहते हैं सिंकोडिच। ठीक है, सिंकोडिच होता है जैसे उसका जो हार्ट है ना, किसका, पोइट का, यहाँ दे रहा है ना हैज गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पर सिंकोडिच यूज कर रहा है कि इसके माध्यम से भी ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि इसका हार्ट किससे बदल गया, तो उस डस्ट के जो है गिरने से इसका हार्ट बदल गया। और डस्ट किसने गिराया, तो क्रो ने गिराया। और किस पे से गिरा, हेमलॉक ट्री से गिरा। तो हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही निगेटिव सिंबल हैं, और इसके मीन ऐसे एक्टिविटीज से इनका जो है मतलब इतना ज़्यादा परिवर्तन आया, इतना ज़्यादा चीज़ें मतलब बदल गई। तो ये सब चीज़ें हो गई। इतने सारे इंसिडेंट होते कैसे हैं, तो केवल और केवल जो है क्रो और हेमलॉक ट्री के ही वजह से होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए ना ये डिफरेंट तरीका अपना रहा है पोएट। तो उसको जो लिटरेरी डिवाइस जो है मतलब हम कहते हैं ना, तो उसको सिंकोडोच कहते हैं। ठीक है, SYNECDOCHE, इसको हम सिंकोडच पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, और लास्ट लिटरेरी डिवाइस हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा एसोनेंस है। एसोनेंस तो आप जानते हैं, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड। और आप जानते हैं वॉवेल साउंड क्या होता है, AEIOU। तो ये हमारी जो है वॉवेल साउंड होता है, इनका रिपीटिशन जैसे आप देख सकते हैं, क्रो में O, शुक में जो है डबल O, ठीक है, डाउन में O, ऑन में O। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोमिनेंट साउंड जो रिपीट कर रहा है O है। और इसमें हम देखेंगे बच्चे जो रिपीटिशन आ रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, एसोनेंस कहलाता है। तो बच्चे ये था हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसका बहुत जल्दी जो कम से कम 15 या 20 जो है इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन में लेके आऊँगा। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ें आपको अधूरी रह गई हो, जैसे मीटर नहीं समझ में आया हो, कोई लिटरेरी डिवाइस नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो को कभी, किसी वीडियो को भी स्किप मत करना। जितने भी यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ पड़े हैं, इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। हाँ, एनिमेटेड चीज़ें आपको जो है नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि अभी तक जो है थोड़ा सा टेक्निकली मतलब टेक्निकली जो है इतना एक्सपर्ट अभी नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से मतलब होना चाहिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लाएंगे MCQs क्वेश्चन का वह वीडियो, और उसके साथ साथ फायर एंड आइस की भी जो है एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए आप सभी से जो है मैं विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।